हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावंशी टेट एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है सीडीपी में अब तक आनुवंशिकता के बारे में जो भी पढ़ा उसके बारे में चैप्टर बाय चैप्टर हम समझा दिए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिए हैं। तो दोस्तों, अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि कोई भी चैप्टर जो है एक सीरते से, एक लाइन से ख़त्म किया जाए। ये नहीं कि ये पढ़ाया वो पढ़ाया उसके बाद ये छोड़ दिया, ऐसे नहीं। दोस्तों, हम एक सीरते से ही ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, आज का तीसरा अध्याय शुरू होगा, नवजात शिशु तथा उसका ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास। नवजात शिशु, दोस्तों इसके बारे में सभी को मालूम है। नवजात शिशु किसे कहते हैं? एक छोटे बच्चे जो अभी अभी या कुछ समय पहले पैदा हुआ हो। ठीक है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो वह उस समय पूर्ण शक्ति और क्रिया विहीन नहीं रहता। हाँ, उसकी विभिन्न शक्तियाँ और क्रियाएं बहुत सीमित होने के कारण अल्पसंख्यक होती हैं। तो यह विभिन्न अन्वेषकों के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि गर्भस्थ शिशु में भी कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, किंतु उस क्रियाओं की संख्या में वृद्धि जन्म के पश्चात होती है। गर्भ में शिशु का वातावरण अत्यंत सीमित रहता है, किंतु जन्म के बाद वह एक असीमित वातावरण का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे कई प्रकार की भिन्न अभिनव क्रियाएं सीखनी पड़ती हैं। जन्म के समय वह पूर्णतः असहाय रहता है, अतः वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी माता पर निर्भर करना पड़ता है। किंतु ज्यों ज्यों उसकी अवस्था वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों वह अपने ऊपर निर्भर होना सीख जाता है। यहाँ नवजात शिशु की विभिन्न शक्तियों पर प्रकाश डालने के लिए यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस संबंध में कई विचारधाराएं हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शिशु और सयाने की प्रतिक्रियाओं में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वह सयाने का ही प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इसलिए नवजात शिशु में सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं की योग्यता अपूर्ण रूप विद्यमान रहती है, किंतु यह विचारधारा कई कारणों से अमान्य। दूसरे सिद्धांत के अनुसार नवजात शिशु सहज क्रियाओं का पुंज मात्र है, इसलिए उसमें सहज और विषम जो है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शंस क्रियाओं का ही क्षमता रहती है। परंतु व्यवहारवादियों का यह दृष्टिकोण भी खंडित कर दिया गया है। इसी प्रकार तीसरे पक्ष के अनुसार शिशुओं में सर्वप्रथम सामान्य व्यापार ही होता है और उसमें विशिष्टता बाद में क्रमशः आती है। यही सिद्धांत बहुसंख्यकों के लिए मान्य है। इसलिए यहाँ नवजात शिशुओं की विभिन्नता प्रतिक्रियाओं की योग्यता का उल्लेख दो श्रेणियों में किया जाए। पहले उसकी ज्ञानात्मक शक्तियों पर प्रकाश डाला जाएगा, बाद में उसकी सहज क्रियाओं तथा अन्य क्रियात्मक शक्तियों का उल्लेख किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जो भी प्रयोग किए गए हैं उसकी विभिन्न पद्धतियाँ, इसलिए उनके निर्णयों में भी अंतर है, किंतु हम यथासाध्य प्रमाणित प्रयोगों के अनुसार आधार पर उनकी योग्यताओं का उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि हर बच्चे, ठीक है, कि जो क्रियात्मक शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है ज्ञानात्मक योग्यता। ठीक है, सेंसरी कैपेसिटी, जो कि नवजात शिशु का ज्ञानात्मक क्षमता की परीक्षा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने की है, किंतु सब में एकता नहीं है। इसका प्रधान कारण यही मालूम होता है कि जन्म के समय बच्चों को अत्यधिक कष्ट होता है, जिसका प्रभाव कई घंटों तक रहता है। कुछ बच्चे उस समय क्षति से शीघ्र ही निर्मुक्त हो जाते हैं,
किंतु कुछ कई घंटे बाद निर्मुक्त होते हैं। इसलिए जिन प्रयोगों से किसी योग्यता विशेष की जानकारी नहीं हो सकी है, उसने यह नहीं समझना चाहिए कि बच्चों की उसकी योग्यता थी ही नहीं, बल्कि यह समझना विशेष उचित जांचता है कि असामान्य अवस्था में कारण बच्चे में वह प्रतिक्रिया परिलक्षित नहीं हुई। अब यह क्रमशः एक ज्ञानेंद्रियों से आबद्ध योग्यता पर प्रकाश डाला जाएगा। दूसरा है दोस्तों दृष्टि संवेदना। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि गर्भ में बच्चे कई तरह की प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं, किंतु जन्म होने पर उसके ज्ञानेंद्रियों गर्भ की अपेक्षा अधिक परिपक्व और सबल हो जाती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन्हें होता है। जन्मोपरांत सर्वप्रथम बच्चे की दृष्टि संवेदना होती है, इसलिए प्रकाश और अंधेरे में उसे विभिन्नता मालूम होती है, लेकिन अनुभव न रहने के कारण वह किसी पदार्थ को देखने में असमर्थ होता है। सानुमान किया जाता है कि बच्चा प्रकाश का अनुभव मात्र करता है। प्रेयर का बच्चा सामान्य प्रकाश में आनंद, कड़े प्रकाश में कष्ट और अंधेरे में बहुत कम आनंद का अनुभव करते हुए पाया गया। इसलिए पहले ही दिन प्रकाश का न्यूनता मुखाकर परिवर्तित हो गई और 11वें दिन प्रकाश को हटा लेने पर वह रोने लगा। अत्यधिक प्रखर प्रकाश में सोते समय उसे तकलीफ मालूम हुई और बेचैन होकर वह जग गया। जगने पर कड़ी रोशनी दिखाई गई तो उसे आंखें बंद कर ली और मस्तक को घुमा लिया। प्रेयर का कहना है कि पहले पल बच्चे को संवेदना का ही अनुभव होता है, प्रत्यक्षीकरण का नहीं। वह किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें नियंत्रण की योग्यता नहीं रहती। 9 दिन तक उसे ऐसे ही अवस्था रहती, इसलिए वह रिक्त स्थान की ओर ताकता है। इसके बाद वह चमकीले पदार्थों पर अपनी दृष्टि गड़ाने में समर्थ होता है। एक बच्चा 11 दिन की अवस्था में ऐसा करता पाया गया, किंतु दूसरा बच्चा 14 दिन की अवस्था में ऐसा कर सका। एक बच्चा तो दूसरे ही सप्ताह में प्रकाश का पीछा करते पाया गया। अनुमान किया जाता है कि 3-4 दिन का बच्चा प्रकाश के और अंधेरों को समझता है, किंतु रंग भेद नहीं समझ पाता। यह ज्ञान क्रमशः होता है। 1 से 10 दिन की बच्ची माता को रंगीन वस्त्र देखकर बहुत प्रसन्नचित और दृष्टिगोचर हुई। इरविन और रेडफील्ड प्रभृति विद्वानों की भी खोज से स्पष्ट होता है कि बच्चे अंधकार में रोते और प्रकाश में शांत रहते हैं। 7 दिन में, 9 दिन में और बच्चों पर प्रयोग करके स्मिथ ने यह व्यक्त किया कि रंगों को दिखलाने से बच्चा रोना बंद कर देते हैं। जो रंग जितना अधिक मनोहरी होता है वह उतना ही अधिक उसे प्रभावित करता है। बिस्ले का प्रयोग इस बात का साक्ष्य है कि वो 12 दिन के बच्चे दृष्टि संवेदना से प्रभावित ही नहीं होते, बल्कि उसकी आँख गड़ाने में बहुत प्रवीणता दिखलाते। हाँ, इतना अवश्य है कि इस समय नेत्र गति बहुत ही अधीमावस्था और की रहती है, विशेष रूप से तारतम्य नहीं रहता। शेरमन ने 88 बच्चों पर, जिनमें से 68 की अवस्था 34 घंटों के ऊपर और बाकी की अवस्था उससे कम थी, इस संबंध में जो प्रयोग किया उसके आधार पर उसका कहना है कि 34 घंटे की अवस्था से कम बच्चों के सहनीय और स्थिरता के अधिक अशुद्धियाँ होती हैं, किंतु इससे ऊपर की अवस्था बालों में यह गलतियाँ नहीं होती हैं। अब विभिन्न अन्वेषणों को ध्यान में रखते हुए यही कह सकते हैं कि नवजात शिशु में प्रकाश के अंतरों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता मौजूद रहती है, किंतु यह क्षमता कितनी विकसित रहती है इसको निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसको जो है ध्यान से देखते रहिए
और वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले पॉइंट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।